स्टेडीमेट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं भारत का अध्ययन। इसमें हम भारत देश के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनका अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहें। इस वीडियो से आपको एक या दो क्वेश्चन आपकी जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें अवश्य देखने को मिलेंगे। इसमें हम आपके लिए बहुत ही सरल जो नोट्स हैं वो एनसीईआरटी बुक से कलेक्ट किए हैं। तो शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। हम मानचित्रों के माध्यम से भी इनका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको आसानी से इनको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। शुरू कर रहे हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, भारत के पश्चिम दिशा में अरब सागर है, भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। सबसे पहले आपको इन दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो आप इस प्रकार देखते हैं, ऊपर की जो दिशा होगी वो नॉर्थ होगी मतलब उत्तर, नीचे की जो दिशा होगी वो साउथ होगी मतलब दक्षिण, और जो राइट साइड है वो साइड होगी आपकी पूर्व मतलब ईस्ट, और जो लेफ़्ट साइड है वो आपकी हो जाएगी वेस्ट पश्चिम। तो ये इसमें बताया गया है। उत्तर में यहाँ तो हिमालय है और दक्षिण में आप देखोगे तो दक्षिण में यहाँ हिंद महासागर मिलेगा भारत के, और पूर्व में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको बंगाल की खाड़ी मिलेगी, और इस साइड में भारत के देखोगे तो यहाँ आपको अरब सागर मिलेगा। तो इस प्रकार आप पहले बिंदु को तो आसानी से समझ गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। स्थल का ऐसा भाग जो तीन तरफ से जल द्वारा घिरा हुआ हो वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो प्रायद्वीप, अगर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी उनको प्रायद्वीप समझ में नहीं आए तो उनके लिए आगे इंग्लिश भी दी गई है। तो ऐसे भारत का मैप है। तो भारत की जो नीचे की आधे भारत की जो साइड है वो तीनों ओर से इधर से जल से घिरी हुई है। तो निचले भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। अगला बिंदु है, भारत के क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें तो वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये भारत का संपूर्ण जो एरिया है वो हो चुका है 32 लाख 8 हज़ार के लगभग। इसका जो विस्तार है भारत का वो उत्तर में लद्दाख से शुरू होता है, मतलब नॉर्थ साइड से लद्दाख से इसका विस्तार शुरू होता है, और साउथ साइड में कन्याकुमारी जो है वहाँ तक ये 3,200 किलोमीटर लंबी है। मतलब इसकी भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण वो 3200 किलोमीटर मानी गई है। फिर हम बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर, इस साइड की जो लंबाई है वो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में यहाँ पर जो गुजरात है वहाँ तक 2900 किलोमीटर मानी गई है, 2900। तो आप देख सकते हैं भारत किस साइड से लंबा है, उत्तर दक्षिण से लंबा है या पूर्व पश्चिम से लंबा। तो इसका विस्तार आप देखोगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार इसका अधिक है। तो इन दोनों में 300 किलोमीटर का फर्क है, अंतर आता है। अब हम बात करें अगले बिंदु की, मगर उससे पहले हम भारत का मैप देख लेते हैं। ये जो है ये भारत का मैप है, आप देख सकते हैं। भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमाएं भारत के लगती हैं वो भी आप इस मैप में देख सकते हो। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और इधर तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सभी की जो सीमाएं हैं वो भारत के स्पर्श करती हैं। ये चाइना है तो सबसे अधिक सीमा चाइना की यहाँ टच हो रही है। आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं, ये भारत का उत्तर है, ये दक्षिण है। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई इसमें बताई गई थी 3,200 किलोमीटर, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक इसकी जो चौड़ाई बताई गई थी वो 2,900 किलोमीटर बताई गई थी। और इसके उत्तर में बताया गया था हिमालय, दक्षिण में कन्याकुमारी और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, मतलब पूर्व में बंगाल की खाड़ी है इसके, और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। और जो दक्षिण में श्रीलंका जो है वो जल संधि द्वारा भारत से जुड़ा हुआ है, और ये भारत का लक्षद्वीप है और ये मालदीव है।
और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो आप इस मैप में इनको आसानी से समझ सकते हैं। ये भारत का पॉलिटिकल मैप है। इसमें आप भारत के जो 28 स्टेट हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो सब कुछ आप इस मैप में देख सकते हो। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दूसरे कंट्री के साथ टच होता है, देश के साथ टच होता है, वो भी इसमें आप देख सकते हैं। उत्तर में आप पहले जम्मू कश्मीर एक ही राज्य था, मगर अब इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर ऐसे नीचे चलते जाएंगे तो आप ये अलग अलग राज्य यहाँ देख सकते हो। कौन सा राज्य कौन से राज्य के टच होता है वो भी आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें सभी राज्य और उनकी राजधानियाँ सभी कुछ यहाँ पर इस मैप में आपको देखने को मिलेगा। नीचे हिंद महासागर है दक्षिण में भारत के, तो वो सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है कर्क रेखा जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में ये स्थित है। ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है। तो भारत जो है वो कर्क रेखा पर स्थित देश है। दक्षिण से उत्तर की ओर मुख्य भूमि का विस्तार हम बात करें तो वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो ये हम बात करें तो ये 8 डिग्री नीचे कन्याकुमारी है 8 डिग्री 4 मिनट से, और ऊपर हम लद्दाख की बात करें तो वहाँ तक ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्योंकि भारत जो है वो जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, जो बिल्कुल विश्व के बीच से मध्य से गुजरती है, तो उससे ऊपर है भारत। तो उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। फिर हम बात करें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गोलार्ध, मतलब इस पूर्वी गोलार्ध की इधर बात करें तो यहाँ से भारत स्टार्ट होता है अरुणाचल प्रदेश से, तो वहाँ 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गोलार्ध स्थित है। फिर हम पश्चिम में चलें तो पश्चिम में जो गुजरात है वहाँ का देशांतरीय जो है विस्तार है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये तो अक्षांश की स्थिति हो गई उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम वाली स्थिति देशांतर की हो जाती है। देशांतरीय विस्तार जो है उसमें लगभग 29 डिग्री के अंतर के कारण, तो हम बात करें इनमें अंतर देशांतरीय विस्तार में 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट हम माइनस करते हैं तो 29 डिग्री के लगभग इसमें अंतर आता है। इस अंतर के कारण ही भारत का पूर्वी जो स्टेट है और भारत का जो पश्चिमी स्टेट है, पूर्व का अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम का गुजरात, उसमें लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। आपको पता है 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर आता है, तो यहाँ 29 डिग्री के आसपास है, तो लगभग 2 घंटे का अंतर इसमें इनके समय में आ जाता है। अगले बिंदु की हम बात करें, भारत की समुद्री सीमा जो है उसके पास स्थित श्रीलंका व मालदीव भी भारत के पड़ोसी द्वीप माने जाते हैं। तो हमने अभी देखा था श्रीलंका जो है वो जल संधि द्वारा भारत से जुड़ा हुआ है। भारत से श्रीलंका को जो जल संधि अलग करती है, जो जिसके माध्यम से वो जो जुड़ा हुआ है, उस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। अगले बिंदु की बात करें तो भारत को 28 राज्यों, हमने अभी देखा था भारत को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया है। सभी जो राज्य हैं उनका विभाजन मुख्यतः भाषा के आधार पर किया गया था कि जिस राज्य की जैसी भाषा है उसी आधार पर उसका नाम दिया गया है। अगले बिंदु की हम बात करें, देश के उत्तर में हिमालय पर्वत, जिसे बर्फ़ का घर भी कहते हैं, यह संतरी का कार्य करता है क्योंकि ये उत्तर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। इसके कारण इसे संतरी या सुरक्षा करने वाला पहरेदार भी हिमालय पर्वत को बताया गया है। हमें 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में, मतलब जो हिमालय पर्वत है इसे हम 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में विभाजित कर सकते हैं। सबसे
उत्तर में जो श्रृंखला है उसको हम वृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके नीचे दूसरी जो हिमालय की श्रृंखला है उसको मध्य हिमालय, और सबसे नीचे जो तीसरी श्रृंखला है उसे शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें सबसे उत्तरी जो वृहद हिमालय है उसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, और जो मध्य हिमालय है उसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीन समानांतर ऐसे तीन श्रेणियां हैं, उस आधार पर ये हिमालय पर्वत जो है वो बंटा हुआ है। अगले बिंदु की हम बात करें, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है जो समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र व इनकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से ये बने हैं। ये कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ है। इस हिमालय पर्वत से हम दक्षिण में नीचे की ओर चलते हैं तो वहाँ पर हमें उत्तरी मैदान दिखाई देंगे, जहाँ पर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ जो हैं वो जलोढ़ निक्षेप से बनी हुई हैं, और ये कृषि के लिए ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर आगे हम बात करें कि ये जलोढ़ निक्षेप होता क्या है। तो जलोढ़ निक्षेप जो है ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन जो मिट्टी होती है, बहुत पतली पतली जो मिट्टी होती है, तथा नदी बेसिन में ये निक्षेपित कर दी जाती है, तो उसे जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। अगले बिंदु की हम बात करें, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टा जो सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है उसका ये निर्माण करती हैं। इसकी जो सुंदरवन डेल्टा जो है ये इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है, कि जैसे त्रिभुज होता है तीन भुजाओं का, तो ये सुंदरवन डेल्टा इसी प्रकार का बना हुआ है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं तो इस डेल्टा वाले स्थान से ही जो नदियाँ हैं वो समुद्र में प्रवेश करती हैं। उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। जहाँ ये समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। तो आपने देखा होगा किसी मैदान में ये जो नदियाँ इतनी चौड़ी आती है, किसी मैदान में ये चौड़ी हो जाती है, और फिर ये ऐसे चौड़ाई में समुद्र में मिल जाती है, तो इसकी आकृति क्या हो गई, त्रिभुजाकार हो गई। तो यहाँ ये समुद्र में प्रवेश करती हैं तो वो नदी का मुहाना कहा जाता है। और डेल्टा जो है वो वह स्थल है जो नदी के मुहाने पर बनता है। तो नदी के मुहाने पर जो आकृति बनेगी वो डेल्टा कहलाती है। अगले बिंदु की हम बात करें, भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि भारतीय मरुस्थल में वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ वनस्पति का बहुत ही अभाव हमें देखने को मिलता है। अगले बिंदु की हम बात करें, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, जिसकी आकृति जो है वो वैसे ही है जैसी डेल्टा की है, त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। और इसका जो धरातल है वो काफ़ी ऊपर उठा हुआ है, मतलब वो ऊंचा नीचा है, कहीं तो वो ऊपर उठा हुआ है, कहीं वो नीचा है, तो ये उबड़ खाबड़ है। इस क्षेत्र में बहुत सी पर्वत श्रृंखलाएं हमें देखने को मिलती हैं। इसके उत्तर पश्चिम की बात करें तो इसके उत्तर पश्चिम में अरावली नामक एक पर्वत श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अगले बिंदु की हम बात करें कि विंध्य एवं सतपुड़ा के महत्वपूर्ण जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो भी इसी भाग में स्थित हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा नदी और ताप्ती नदियाँ बहती हैं। तो ये दोनों नदियाँ जो हैं ये सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाओं से बहती हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं। तो आपने देखा होगा अरब सागर जो है वो भारत के पश्चिमी दिशा में स्थित है। तो ये नदियाँ जो हैं ये पश्चिम की ओर बहती हैं। जो नदियाँ जहाँ गिरती हैं आप उस दिशा का अनुमान लगाएंगे तो ये भारत के पूर्व से आकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है, इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, और इसके पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट का विस्तार
एक समान रूप में हमें देखने को मिलता है, जबकि जो पूर्वी घाट है उसका विस्तार बीच बीच में टूटा फूटा या कटा हुआ दिखाई देता है, मतलब वो असमान है। अगले बिंदु की हम बात करें तो उसमें है पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे दिखाई देते हैं और जो पूर्वी तटीय मैदान है वो काफ़ी चौड़े हैं। यहाँ से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। मतलब ये नदियाँ पश्चिम साइड से आती हैं और पूर्व की साइड में जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर ये नदियाँ गिरती हैं। कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तब आप इस महत्वपूर्ण बिंदु के माध्यम से ये भी देख सकते हैं कि ये किस साइड से किस साइड में जा रही हैं, मतलब इनका ढलान किस साइड है। तो इसका ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है और नर्मदा और ताप्ती नदियों का ढलान पूर्व से पश्चिम की ओर है, मतलब ये अरब सागर में गिरती हैं। अगले बिंदु की बात करें, भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं, जिसमें लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है, जो हमने आपको मैप में दिखाया था, जो केरल के तट से कुछ दूरी पर स्थित परवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इन सभी को हमने मैप के माध्यम से देखकर बहुत आसानी से इनको समझ लिया था। अब हम इसका भौतिक विभाग का मैप भी आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको जो हमने नोट्स पढ़े हैं वो आसानी से समझ में आ जाएं। इस भारत के भौतिक मैप के माध्यम से आप बहुत कुछ समझ सकते हो। पहले तो आप इसका जो देशांतरीय विस्तार है पूर्व से पश्चिम की ओर वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ आपको 68 डिग्री बताई थी, तो ये 96 डिग्री, इस प्रकार ये बढ़ती जाती है। और यहाँ आपको 97 डिग्री बताई थी, तो ये यहाँ 72 से आगे ये 97 डिग्री यहाँ आ जाती है। और उत्तर से दक्षिण जो अक्षांश बताया था वो 37, नीचे 8 डिग्री से बताया था दक्षिण साइड से, और ऊपर 37 डिग्री बताया था। तो आप देखिए यहाँ 36 है और इसके ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट तक ये स्थित है। फिर यहाँ आप देखें तो इसमें ये हिमालय पर्वत, इसमें हिमाचल हिमालय, वृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय, वो सब कुछ यहाँ पर ये तीनों पर्वत श्रृंखलाएं समानांतर चल रही हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किस साइड में बहती है, गंगा, यमुना नदी, ये भी आप देख सकते हैं। गंगा नदी यहाँ से बहती है और ये कहाँ पर गिरती है, किससे मिलती है, सब कुछ आप मैप से आसानी से समझ सकते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, इन नदियों का क्रम भी आप आसानी से इस मैप के माध्यम से याद रख सकते हैं। उत्तर से दक्षिण क्रम में कभी भी इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे उत्तर में या दक्षिण में कौन सी नदी है जो सिंधु नदी से मिलती हैं। तो ये इनका क्रम भी आप इस प्रकार देख सकते हैं। भारतीय मरुस्थल यहाँ स्थित है। यहाँ जो प्राचीन विश्व की प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला वो यहीं पर स्थित है। इधर कच्छ की खाड़ी है, ये चंबल नदी बहती है, जो गंगा नदी पहले यमुना में मिलती है, फिर ये गंगा नदी में मिल जाती है। ये विंध्य श्रेणी है, नीचे सतपुड़ा श्रेणियाँ यहाँ पर दी गई हैं। तो आप मैप के माध्यम से इन बिंदुओं को आसानी से समझ सकते हैं। फिर हम आगे बात करें, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हमने आपको बताया था पश्चिम दिशा की ओर ये बहती हैं, तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में ये गिरती हैं। यहाँ पर ये खंबात की खाड़ी है। और फिर हमने बात की थी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियों की बात की थी। तो इन नदियों का क्रम भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। सबसे उत्तर में महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा और सबसे दक्षिण में कावेरी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आप इनका क्रम भी आसानी से याद रख सकते हैं। ये पश्चिमी घाट है इधर, और ये पूर्वी घाट है जो टूटा फूटा हुआ है, कटा फटा है, और ये तटीय मैदान है। ये यहाँ पर दक्कन का पठार है। यमुना, ताप्ती जो नदियाँ हैं उनका क्रम भी आप यहाँ देख सकते हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो केरल में हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये भी आप इस मैप में आसानी से समझ सकते हैं। और नीचे हम
बात करें तो यहाँ 8 डिग्री और 7 मिनट थी या 6 मिनट थी, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है उत्तरी अक्षांश की। तो वो सब कुछ यहाँ पर लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वो भी बताया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो ये भी बताया था ये अरब सागर में स्थित है। और नीचे ये हिंद महासागर है और ये आप देखोगे ये श्रीलंका है। तो इस मैप के माध्यम से आप जो है इनको आसानी से समझ सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। अगले बिंदु पर जाने से पहले हम आपको बताते हैं कि जो परवाल द्वीप हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई देते हैं ये सभी परवाल द्वीप के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो ये परवाल द्वीपों के उदाहरण हमने इस चित्र के माध्यम से देख लिए हैं। अब चलते हैं हम अगले महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। अभी हमने देखा था परवाल द्वीप क्या होते हैं, तो हम देख सकते हैं परवाल क्या होते हैं। परवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं जिनको पोलिप कहा जाता है। तो हमने देख लिया परवाल क्या होते हैं। अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु आज के वीडियो का है वो है सुनामी। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई सूचना नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।